बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में पाई के ऊपर एग्जाम्पल में मजीद उसको मजबूत कर देंगे। क्लास का टॉपिक जो है आज हमारा वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम ये सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम मॉड्यूल्स को देखेंगे, अपने मॉड्यूल्स को बनाना, उस मॉड्यूल को बनाने के बाद उसको इंपोर्ट करना, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ट्राई कैच, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको हम देखेंगे पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से होगी आज की क्लास में। और आखिर में विद क्या चीज़ होती है और विद के बेनिफिट्स क्या हैं ये हम देखेंगे फाइल आईओ के साथ। टाइम बचेगा तो हम देख लेंगे स्पीच टू टेक्स्ट की लाइब्रेरी को, वो देख लिया। उसके बाद जो है पाई के यूएस में सॉल्व करना हमें पता है। पाई की सॉल्यूशन सिंपल है, जो स्पेस सॉल्व पाई के देख लिया। मुझे भी पता नहीं वो चलेगा तो ये लास्ट टाइम में ठीक चल रहा था पाई के यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही थी उस वजह से कुछ मसले मसाइल थे जो नहीं हो रहे थे, लास्ट ग्रुप में नहीं कर पाया पाई के। अभी मुझे नहीं मालूम, मैं अभी देख लूँगा, अगर नहीं चलेगी तो कौन पाएगी तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर चार तरह के होते हैं। पहला फंक्शन वो जो ना वैल्यू रिसीव करता है ना ही वैल्यू रिटर्न करना होता है। दूसरा फंक्शन वो होता है जो वैल्यू रिसीव करता है मगर रिटर्न नहीं करता। तीसरा फंक्शन वो होता है जो रिटर्न नहीं करता है मगर वैल्यू को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। सॉरी, रिटर्न कर रहा होता है मगर वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा होता। और चौथा और आखिरी फंक्शन की टाइप होती है हर प्रोग्राम में कि जिसमें जो है वो वैल्यू रिसीव भी कर रहा होता है और वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा होता है। मतलब ये समझने का आपको ये सब कॉम्बिनेशन है। तो जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे उसका सिंटैक्स क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं फंक्शन बनाने के। अगर कोई एक काम आपको 10 दफा करवाना हो तो आपने उस काम को, अगर वो 100 लाइन का काम है जिसको आपने फंक्शन के अंदर रख दिया है तो जस्ट फंक्शन ये आप लिखेंगे और उसके बाद में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मॉड्यूल बनाकर उस फंक्शन को जो है आप अपने मॉड्यूल के अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के बाद जो है उसको कॉल कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के। जैसे कि आप प्रिंट का फंक्शन यूज करें, प्रिंट के फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम कि उसने कितनी लाइन का कोड लिखा है। कंसोल के ऊपर हमारे पास जो भी हम उसमें स्क्रीन पास करते हैं वो लिखा हुआ आ जाता है। मुझे नहीं मालूम कि कितनी लाइन का कोड है, मगर क्या है कि एक बना बनाया हुआ फंक्शन जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। किस तरीके से फंक्शन होता है मैंने आपको बता दिया कि 4 तरह के फंक्शन होते हैं। हम पहली टाइप का फंक्शन करेंगे। पहली टाइप का फंक्शन पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन बनाते किस तरह पाइथन के अंदर आप डीईएफ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे आप, चाहे सिंपल फाइल के अंदर बना रहे हो या फिर किसी क्लास के अंदर बना रहे हो, हमेशा आपको डीईएफ का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद आते हैं फंक्शन नेम। आप यहाँ पर कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन नेम के अंदर स्पेस नहीं आता है, इस तरह वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आता है, इसी तरीके से फंक्शन नेम में भी स्पेस नहीं आता है। इस तरीके से ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, खाली हमने कुछ छोड़ा है कि हम ये बताने के लिए जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम है फन नेम, ये कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा है। खाली छोड़ने का मतलब ये होता है। इस फंक्शन के अंदर काम क्या होता है, जो भी काम हो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1 लाइन हो, 2 लाइन हो या 2000 लाइन हो, मैं इसके अंदर लिखूंगा। जब भी फंक्शन को कॉल करूंगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जितनी भी लाइन होगी सबकी सब परफॉर्म होगी, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो माय फंक्शन। एक लाइन को मैंने मेथड इसमें लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रोग्राम को अपने रन करूंगा। मेरे पास इस प्रोग्राम में
कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो गया है लेकिन फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। तो हमें फंक्शन कॉल करना होगा। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, फन नेम में लिखूंगा और फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो फन नेम कॉल होगा। फन नेम के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा 1 लाइन या 1000 लाइन वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसमें जो भी काम होगा वो वर्क करेगा। अब इसमें हमने बोला था कि फन नेम तुम्हारा काम ये है कि जब भी तुम्हें कॉल किया जाएगा तुमने हेलो माय फंक्शन प्रिंट करना है। सही, ये हमारी पहली टाइप का फंक्शन है जो वैल्यू को रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको जल्दी से आपको नोट करें ताकि मैं सही टाइप करा। आवाज नहीं आपको आवाज। ओके, तो ये हमारा पहली टाइप का फंक्शन था। हमने देखा कि इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है कि फंक्शन कॉल करा, फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन डिफाइन करके आप रखे हैं लेकिन ये उस वक्त तक कॉल नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या है, मैंने इसको सिर्फ लिख दिया फन नेम, तो ये यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, मैं अगर इसको किसी लूप के अंदर लिखता हूँ फॉर आई इन नेम एंड, ये फंक्शन मेरा 10 दफा कॉल होता है। ओके, 11 दफा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मजीद लाइनें पढ़ाऊं, मैंने कहा प्रिंट करो एक्स वाई जेड को। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि हेलो माय फंक्शन भी प्रिंट करेगा और एक्स वाई जेड को प्रिंट करेगा। 10 दफा कॉल करेंगे तो 10 दफा ये वर्किंग करेगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? हमारे पास दूसरी टाइप का मेथड होता है, वो होता है फंक्शन की फंक्शन वैल्यू को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे होते हैं। अच्छा, पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप असाइन करना जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा डेटा होगा वैसा इसकी डेटा टाइप हो जाएगी वेरिएबल की। हमने पहली क्लास में सीखा था। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ए, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, और फंक्शन कॉल करके मुझे ए की वैल्यू बताओ। आपको पता है कि जब भी स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू लेकर आते हैं तो उसके लिए आपने कर्ली ब्रैकेट यूज करना होता है और आप शुरू में स्मॉल एफ का इस्तेमाल करना है। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं इस जगह पर फन नेम के अंदर आई पास कर दो। तो आई जो है एक वैल्यू है। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो जो फंक्शन का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। अगर मैं नंबर पास करूंगा तो वो नंबर हो जाएगा। डेट टाइम होगा तो डेट टाइम हो जाएगा। कोई भी इसको क्लास नेम होगा तो क्लास का वैल्यू हो जाएगा। मतलब इसमें हमें कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है कि हमने यहाँ पर एक मखसूस वैल्यू भी देंगे। कोई भी वैल्यू देंगे वेरिएबल उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या काम होगा, बार बार फंक नेम जो मेरा बनाया वो खुद का जो फंक्शन वो कॉल हो रहा है और आई जो कि वैल्यू के लिए वैल्यू
वो 1 0 1 2 3 से वो चल रही है, ठीक है, 9 तक जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर फन नेम के अंदर जाती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये 10 टाइम की फंक्शन कॉल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू हमारे पास चली है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई हो, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है, ओके ओके। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि p, ओके, और प्रिंट करो माय फंक्शन के साथ a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं जब इसको रन करूंगा तो इस जगह पर आएगा एक नजर एरर। एरर कौन सा आया? एरर हमें ये बता रहा है कि आपने फन नेम मेथड को कॉल किया है, मगर इसमें जो फंक्शन है इसकी काबिलियत ये है कि वो अपने अंदर दो वैल्यू ले सकता है, एक नहीं होगा। तो आपने अगर एक वेरिएबल किया तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? i, 2 या कोई भी आप इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कोई वेरिएबल की वैल्यू भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो मेरे पास a और b की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको लिखें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया? पीछे लास्ट में आप लोगों ने लिख लिया जनरल से इसे एग्जीक्यूट आप आगे बढ़े। ओके, कल हम लोगों ने पिछली क्लास में लेस, कपल, सेट्स और डबल का डिक्शनरी करो। तो वहां पर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टपल है ये कहाँ पे चला जाएगा? बी के अंदर। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू भी जा सकती है, ठीक है ना। आप इसमें लिस्ट भी पास करेंगे तो लिस्ट भी जा सकता है। आप इसके अंदर सेट पास करेंगे तो सेट भी चला जाएगा। डिक्शनरी पास करेंगे तो डिक्शनरी भी जा सकती है। तो ये इसमें आप वैल्यूज को पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो गई हैं कि बार बार पढ़ाते हुए भी डर लग रहा होता है कि पिछले महीने जो चीज पढ़ के आए हैं तो वो चीज इम्प्लीमेंट होगी कि या नहीं होगी। मतलब इतनी तेजी से चीजें बदल रही होती हैं यहाँ पर, और इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़कर आगे वो वैसे तो चीजें कौन सी याद में, मगर थोड़ी बहुत स्टडी करके आना पड़ता है क्लास में।
अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सी में जावा में जब से पढ़ रहे थे उसको हम पढ़ते हुए आए, तो इसको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आया तो बड़ा ही मतलब मशहूर कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, बड़ी बड़ी चीज़ें वाइवा में, इंटरव्यू में, क्लास में, ये सब चीज़ें फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पूछी जाती थी। अगर जो यहाँ पर फाइल में फंक्शन ओवरलोडिंग तकरीबन खत्म हो गया, मतलब नहीं। अब इसके बाद डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लटर में इसमें जो फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ इनकैप्सुलेशन भी नहीं है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पिलर होता है इनकैप्सुलेशन, वो तक भी फ्लटर में या डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं है। पिछली क्लास में पढ़ाना चाह रहा था इनकैप्सुलेशन मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि इनकैप्सुलेशन कैसे होगी डार्ट में, वो मिलके लीजिए आपसे पता चला फोरम को में गए पता चला कि इसकी इनकैप्सुलेशन होगी, मगर फिर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहलाती है। जब हम पढ़ के आए थे हमें बोला था कि तीन चीज होती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, फॉल्ट टॉलरेंस। जब हम पढ़ाते हैं कि क्या हमने तो उसको पता चला कि दो चीजें और ऐड हो गई, एक्सेप्शन और इंप्लीमेंट्स, ठीक है ना। तो अब पता चला कि एक पिलर फाइल के लिए इंडेक्स तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। मैं आपको सिलसिले बता कि फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पर हमें अगर करना हो तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने ओपन सी में पढ़ा था, ओपन सी में आपने ड्रॉ लाइन पढ़ा, कुछ टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कुछ वैल्यू कंपल्सरी होगी देना, ठीक है, और कुछ में होता है मर्जी है दो या मर्जी है ना दो। ये चीज क्या है, ये हमें जो है डिफॉल्ट वैल्यू के जरिए हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह पर b इक्वल टू 0 लिखूं तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि अगर मैं इसमें वैल्यू दूं या ना दूं, b अपने अंदर वैल्यू को 0 कर देगा अगर नहीं होगी, और अगर मैं इसमें पास करूंगा तो वैल्यू को ले लेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अन्य 1, ओके, दो तीन एग्जाम्पल देते हैं, 2 3, ठीक है। यहाँ पर पास किया मैंने सेट, इसमें पास करा हेलो, और तीसरे वाले में मैंने कोई भी पास नहीं किया। अब क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन है इसके अंदर a, b लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये है कि a के अंदर तो चला जाएगा 1, ठीक है, और उसके साथ क्या हो रहा है, जो b की वैल्यू को हम दें या ना दें वो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू डिफॉल्ट में क्या दी थी, मैंने 0 दी हुई थी, तो 0 इसने ले लिए, और अगर नहीं इसमें वैल्यू पास करूंगा तो फिर वैल्यू इसमें चली जाएगी। ये बात समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पर मैंने ओनली 3 पास किया, जब 3 पास किया तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, एरर आता। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ये 30 लाइन में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि फंक्शन की काबिलियत है कि दो वैल्यूज को लास्ट में देंगे, मगर क्या है अगर मैं इसको इस तरीके से यूं कर लूं, ठीक है, 2 2 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर इसमें वैल्यू देंगे दूसरे आर्गुमेंट तो b के अंदर चला जाएगा, और अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, ये 222 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यही चीज वेब फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को खत्म कर देती है पाइथन के अंदर। इसमें बोला गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों दूं, मैं आपको डिफॉल्ट वैल्यू वाली फैसिलिटी दे रहा हूं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग से खत्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, हेलो माय फंक्शन a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 2 3 चली गई, b की वैल्यू में एक ने सेट किया, एक ने स्ट्रिंग किया, और तीसरा ब्लैंक दिया, ब्लैंक दिया तो हमारे पास 2 2 2, इसने देखिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दी इस वाली। ये बात समझ आ गई आपको, लिखिए इसको जल्दी।
यहाँ पे कौन सा हमने लिख लिया है, आउटपुट से डायरेक्ट कोई एरर नहीं आ रहा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ओके। अब यहाँ पर लिखता हूँ c इक्वल टू 0। कितने ऑप्शनल वेरिएबल होगा हमारे पास? 3 होगा, ठीक है। 2 ऑप्शनल है और एक कंपल्सरी है। यहाँ पर मैं कहता हूँ इस तरीके से c की वैल्यू भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई b की वैल्यू दूं, ठीक है, और c की वैल्यू ना दूं, तो उसके लिए क्या करूँगा? यहाँ पर इस तरीके से c इक्वल टू, हाँ बताऊंगा कि गलत में सिर्फ c की वैल्यू दे रहा हूँ, b की वैल्यू नहीं देगा। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू जब पास करेंगे तो इसमें क्या होगा? इस वाले कंडीशन में देखें, पहले कंडीशन में क्या हुआ? 1 दिया a के पास और b के लगेगा 2 3 4 5 का सेट, और c क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू, सही है, 0। आपको समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद 2 कहाँ हो गया? 2 गया a के अंदर, हेलो गया इसमें, b के अंदर, c में, फिर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमने 3 जो है वो गया a के अंदर, b के अंदर कुछ नहीं डाला, अब c के अंदर हमने भेजा और कुछ नहीं, जिस वेरिएबल का हमने नाम दिया उसके अंदर वो वैल्यू करी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको तीसरे में क्या मिल रहा है? पहले दो में तो आपको c00 डिफॉल्ट वाली वैल्यू मिल गई, सही है। और तीसरी काम जो मैं आपको क्या कहता, 3 गया a के पास और 0 गया, 0 में कुछ मतलब b में हमने कुछ नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, ओके। और 1 2 3 कहाँ पे चला गया? c में, सही है। ये नोट करने जल्दी से। अच्छा, ये आप सब लोग नोट करिए कि हमारी सेकंड टाइप की एग्जांपल, मतलब जो हमने फंक्शन का वो सीख लिया कि सेकंड टाइप का फंक्शन है जो वैल्यू रिसीव कर रहा है। इस सेकंड टाइप में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग जो नहीं थी इसको हमने देखा कि क्यों नहीं होगी, डिफॉल्ट वैल्यू की वजह से नहीं होगी, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड टाइप का फंक्शन। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ये फंक्शन जो है ना वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा, एक मैं और रिटर्न, रिटर्न का कीवर्ड जब भी फंक्शन के अंदर आता है उसका काम बिल्कुल उस तरीके से होता है जिस तरीके से ब्रेक काम करता है लूप जब, यानी कि इसके नीचे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे रिटर्न मिलेगा फंक्शन खत्म, फंक्शन खत्म होगा और जिस जगह पर फंक्शन कॉल हो रहा होगा उस जगह पर उसके आगे ब्रैकेट में या ऐसे आपने कुछ वैल्यू लिखी होगी
वो रिटर्न हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन का नाम क्या fun2, मैं कहता हूँ x बराबर है fun2 के, प्रिंट करो x को, तो इसका मतलब ये है कि fun2 जो है वो यहाँ पर जब कॉल होगा तो अपने साथ वैल्यू को रिटर्न करवाएगा, क्या चीज, टेस्ट को। पहले कंसोल पर प्रिंट होगा, जो भी इसकी परफॉर्मेंस हमने करवानी, जो भी प्रोसेसिंग करवानी वो करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा और बोलेगा रिटर्न करो टेस्ट को। तो जो टेस्ट जो है वो जाकर कहाँ से हो जाएगा, एक्स के अंदर और प्रिंट हो जाएगा एक्स। ठीक है, लेकिन मैं आप इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखें हेलो माय फंक्शन 3 जो आया वो इस फंक्शन का प्रोसेस था, वो अमल में आया। उसके बाद मैंने रिटर्न कहा, रिटर्न को प्रोसेस हुआ, रिटर्न कहाँ पर जाकर वैल्यू रिटर्न कर देगा, एक्स वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर प्रिंट हो गया एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर टेस्ट इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी नीचे कुछ भी और लिखता हूँ, प्रिंट करो एंड फंक्शन, ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर टेस्ट आ रहे हैं, एंड पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जैसे रिटर्न मिला फंक्शन जो था वो ब्रेक की तरह उसने काम किया और फंक्शन आगे काम नहीं करेगा, टर्मिनेट हो गया और वहां पर चला गई एग्जीक्यूशन जहाँ पे कॉल हो रहा है। यानी यहाँ पर इसके बाद वैल्यू x के अंदर जो रिटर्न होने की वैल्यू पूरा जाकर स्टोर हो गई। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? रन करके इसको देखें। अच्छा, क्या हुआ? ओके, तो हमारे पास थर्ड टाइप की एग्जांपल भी हमारे पास कवर हो गई। कोई सवाल आपको भी ध्यान में नहीं? एक चीज है, हम चीजें पढ़ते हुए आ रहे थे कि भाई फंक्शन एक वक्त में एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मगर पाइथन में आप रिटर्न करवा सकते हैं एक से ज्यादा वैल्यू। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 3, 4, hello, list, इतनी वैल्यू रिटर्न होगी, कार वैल्यू रिटर्न होगी। दो इंटीजर, तीसरी स्ट्रिंग और की लिस्ट, सही है। तो यहाँ पर मैं जब x के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, वो भी इसके अंदर पास करेंगे, तो इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू किस अंदर जाएगी, x के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पर आप इसको जब प्रिंट कराएंगे x को, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, 4, हेलो 1, 2, 2। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये बेसिकली चला जाता है एज अ टपल, ठीक है। मगर क्या है कि इसने जो रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से किल कर रहा है, क्योंकि रिटर्न में हमने एक से ज्यादा वैल्यू पास कर दी,
सही है। अगर आप इसको बोलेंगे नहीं एक से ज्यादा वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू डालिए, वो मेथड खत्म डालिए, तो ये बात भी हम बोलिए चलिए ठीक है बात में। मगर क्या है कि हमें कॉमा सेपरेटर इस तरीके से हम इसको अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके अंदर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। सही है। तो पहली वैल्यू रहेगी a के अंदर, दूसरी वैल्यू रहेगी b के अंदर, तीसरी वैल्यू रहेगी c के अंदर, d के अंदर, चौथी वैल्यू रहेगी मैं इसको कहता हूं कि प्रिंट करो c की वैल्यू, तो ये तीसरी वैल्यू प्रिंट करके बता रहा है। ओके इसको लिखिए। रिटर्न नहीं जरूरी फंक्शन की वैल्यू देंगे। रिटर्न तो कोई भी आप रिटर्न करवा सकते हैं, कोई एरे, कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग, कोई बूलियन। मतलब ये एक रिटर्न एक कीवर्ड है, इसका काम ये है कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन को रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है, और जिस जगह फंक्शन कॉल हो रहा होता है उस जगह पर वो वैल्यू रिटर्न कर देता है जो आप उसको देना चाहते हैं। अब आप उसमें जो वैल्यू रिसीव कर वो रिटर्न करवा दें, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करा के, या जो भी चाहे करा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। हो गया अब हम बात करेंगे कोड टाइप टास्क टाइप फंक्शन की, हम उसको देख लेंगे। और वो क्या है कि वैल्यू रिसीव भी करेगा और वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि रिटर्न करो जो भी वैल्यू है a की, b की और c की जो भी वैल्यू मिल रही है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके रिटर्न करो। ओके ठीक हो गया। और यहाँ पे लेता हूँ एक प्रिंट करो एक की वैल्यू। एक फंक्शन बनाया जो अपने अंदर एक कंपल्सरी वैल्यू, दो ऑप्शनल वैल्यू देना है। ओके यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से 2, तो क्या होगा, 2 कहाँ पर जाएगा a के अंदर, b और c की वैल्यू कितनी रहेगी 0 0 होगी, आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रिटर्न क्या करेगा 0 रिटर्न करेगा। कहाँ पर जाकर स्लो हो जाएगा, इस a नाम के वेरिएबल के अंदर भी यहाँ पर कॉल होगा। और यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट करो a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू को यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। सही है, यानी कि 0 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इधर 2, 3, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, a के अंदर जाएगी 2, b के अंदर गया 3 और c के अंदर क्या चला जाएगा 4। a b c तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और वो वैल्यू कहाँ पर जाकर वो रिटर्न होगी। रिटर्न होने के बाद फिर वो वैल्यू a के अंदर आएगी और a के अंदर हमने इसको प्रिंट करवाया होगा।
यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, वहाँ पर आउटपुट आएगा 24। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको लिखिए। ये मैंने बताया था डिफॉल्ट, थोड़ा सा शायद आप लेट हो गए थे। इसका मतलब ये हो जाए कि अगर मैं c इक्वल टू 0 या कोई भी वैल्यू लिख दूंगा इस इक्वल टू करके, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम b के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो b की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि इस तरीके से, तो अब अगर मैं यहाँ पर कॉल करूंगा तो 2 जाएगा इसके अंदर, a के अंदर b की वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है। ठीक है, c बराबर है किसके, 4 के। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यू b के असाइन नहीं करूंगा तो b की डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जब आउटपुट आएगा बस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू यानी कि 1, तो a की हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इसको रन करूंगा तो इस तरीके से हमें a नजर आ रहा है। अगर डिफॉल्ट नहीं देंगे तो ये आपको a b और c की वैल्यू लाजमी देंगे, 2, 3, 4। ये अगर लाजमी हुआ तो ये फंक्शन चलेगा, और अगर मैं इसमें से कोई एक भी पैरामीटर कम करूंगा तो ये नहीं चलेगा, एरर देगा, बोलेगा कि आपने c की वैल्यू असाइन नहीं की। तो मैं अगर इसको इस तरीके से दूंगा तो फिर ये चल जाएगा। और मैं आगे बढ़ो। हमारे साथ आ रहे हमारे चारों जो टाइप की फंक्शंस की वो कंप्लीट हो गए। अब हम जो एग्जांपल देखेंगे, मॉड्यूल्स वगैरह भी देखेंगे साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई सवाल आपके पास नहीं है। 4 तरह के फंक्शन होते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहले टाइप का फंक्शन कौन सा होता है, रिटर्न करो नहीं रिसीव करो। दूसरी टाइप का ठीक है। थर्ड टाइप का रिटर्न करे रिसीव नहीं, और चौथी टाइप रिसीव भी करो रिटर्न भी करो। सही है। और एक और क्वेश्चन में देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग इसमें कॉन्सेप्ट मॉड्यूल देंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली ये होता है फंक्शन नेम से वो आर्गुमेंट अलग अलग है, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। जो सी जावा वगैरह में मौजूद है। मगर अब जो है आपके पास जो पाइथन हो गया, नोड.js में मौजूद है फंक्शन लोडिंग, एक्चुअली मैंने पढ़ाया था। और लेकिन ये डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद नहीं है, फ्लटर में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमें दे रहा है डिफॉल्ट वैल्यू वाला ऑप्शन।
इस वजह से वो नहीं कर रहा फंक्शन ओवरलोडिंग वाला काम। सही है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी, रिटर्न। रिटर्न एक वक्त में एक से ज्यादा भी हम करवा सकते हैं, लेकिन वो जाता है एज अ कैपिटल फॉर्म। सही है। आप इसको वो भी कह सकते हैं कि कैपिटल चला जाता है, रिटर्न हम भी करवा सकते हैं। सही है। कोई सवाल नहीं, हम आगे बढ़े। एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम है इज प्राइम नंबर। देखिए, मैंने इसका नाम वैसे ही रखा है जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड, वरना कोई मसला नहीं कि समूह को स्मॉल करो, कोई मसला नहीं समूह को कैपिटल कर दो, कोई इशू नहीं है कि पहला कैरेक्टर भी मेरा कैपिटल हो, कोई इस मसले की बात नहीं। अगर एक स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप कोई फंक्शन बनाएं तो आप उसका पहला वर्ड, अगर 3 कैरेक्टर का वर्ड, जैसे 3 वर्ड्स का एक फंक्शन नेम, कितने वर्ड है? 3 है, ठीक है। नंबर 1 क्या है? इज, नंबर 2 प्राइम, नंबर 3 नंबर। तो आपका जो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर वो स्मॉल होना चाहिए। ओके, पूरा फंक्शन जो स्मॉल कैरेक्टर का हो, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो, तीसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, छठा वर्ड, जितने भी वर्ड्स होंगे उसके पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल फिर होगा, तो वो फंक्शन होगा। और अगर कोई क्लास होगी तो उसमें पहला वर्ड भी कैपिटल होगा, ये स्टैंडर्ड है। वरना कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, आप जिस नाम से भी चाहे बना दें फंक्शन और क्लास। सही है। ओके, आगे बढ़ो। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इस प्राइम नंबर। इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा वो हमें बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, अब आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर की लॉजिक क्या होती है। प्राइम नंबर की लॉजिक ये होती है कि एक वैल्यू जो एक लूप चलाना है अपने जहन के अंदर, 2 से लेकर कितना भी नंबर इनटू 1 से -1 तक, ठीक है, वरना आप हाफ तक भी चला सकते, कोई मसला नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि y प्रूव करो, और यहाँ पे y i लेस देन वेल, अगर i की वैल्यू छोटी है वेल से तो ये लूप चलो, अगर वेल डिवाइड हो रहा है i से पूरा पूरा, तो मैं कहता हूँ रिटर्न करो क्या? फॉल्स। ग्रेड भी नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला? फॉल्स रिटर्न करो। यानी कि जब पता चल गया कि ये डिवाइड कहीं भी बीच में हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ओके, हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अगर ये लूप से बाहर आएगा तो हमने कहा जब बाहर आओ तो रिटर्न कर दो लूप। सही है। इसका मतलब है अगर ये लूप पूरा चल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिटर्न क्या करेगा? 2। अच्छा, यहाँ पर एल्स में मुझे देना पड़ेगा i प्लस इक्वल टू 1, यानी i की जो भी वैल्यू इसके अंदर बढ़ा दें, यानी 2 से 3, 3 से 4, ये मैं पूरा while प्राइम नंबर समझा चुका हूं आपको, while करूं जो मैं पढ़ा रहा था। तो अभी मुझे समझाने की जरूरत है, आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई कि ये फंक्शन या तो रिटर्न कर रहा है ट्रू या तो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। क्यों रिटर्न कर रहा है? जो भी इसमें वैल्यू दूंगा वो अगर प्राइम नंबर होगी तो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर प्राइम नंबर नहीं होगी तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। लॉजिक समझ में आ गई? देखने कर रहा हूं, कोई सवाल है तो पूछिए। कोई समझ मसला नहीं, कोई सवाल है समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, प्रिंट करो 27 कॉमा इस प्राइम नंबर जो मेरा है इसमें 27 पास है। ओके, सत्रह 270 एक वैल्यू मैंने पास करो, इस प्राइम नंबर जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। 27 जाएगा किसके बाद? यहाँ वैल्यू के बाद। हम हमें बता देंगे कि 27 प्राइम नंबर है या नहीं है, 17 प्राइम नंबर है या नहीं, 270 प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमें बता रहे हैं कि 27 जो है फॉल्स, यानी प्राइम नंबर नहीं है। सही है। और 70 प्राइम नंबर है तो ट्रू आ गया, 270 प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स आ गया। ये बात समझ में आ गया सब लोगों को? कोई सवाल है? नहीं है। तो इसको देखिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
आप सब लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया, कोई इसमें मसला की बात नहीं, समझ में भी आ गया, सही से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर आप सब लोग नोट कर दिया, ये वाला मैच बिल्कुल ऐसे देखिए आप, देखिए लिखो ओके। इधर आप सब लोग आपने कर लिया, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें जो है कंट्रोल एक्स के मैं कन्वर्ट करूंगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरा खुद का फंक्शन है, यहाँ से ये इस पर डिफाइन नहीं हुआ, तो एरर इस वजह से आ रहा है, सही हो गया। अब लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस फंक्शन को एक फाइल बना के रखूँ और मुझे जब जरूरत पड़े मैं इसको कॉल कर लूँ और मुझे बार बार उस कोड को टाइप करना नहीं पड़े, भी यूज कर सकूँ। मैं अगर एक ऐसी कोई फाइल बना देता हूँ जिसके अंदर मेरे को जब डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों की ना रीड करना, राइट करना है, एग्जीक्यूट करना, तो वो मैं इस तरीके से क्लास बना के रख लेता हूँ। जब जरूरत पड़ती है मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूँ, अपनी उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अपने प्रोजेक्ट देता हूँ और जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ उस फाइल को इंपोर्ट करवाने के बाद। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से करूँगा, मैंने एक न्यू पाइथन फाइल बनाई, उसका नाम रखा मैंने माई न्यू मॉड्यूल, ठीक है। ये मेरे पास एक पाइथन की फाइल आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो प्रिंट कर देगा, ओके। अच्छा, जो भी मॉड्यूल आप बनाने की कोशिश कर देगा वो आप पाइथन की बिल्डर लाइब्रेरी उसके नाम से मिलती ना हो, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप यूज करें तो आपको मुश्किल हो सकता है। बहुत बेहतर तरीका होता है, मैं जो यूज करूँ पाई लगा देता हूँ, मुझे पता है कि माई के नाम से कोई भी चीज़ नहीं होती, या बार बार टेस्ट अंडरस्कोर कर लेता हूँ, टेस्ट करके कोई चीज़ मॉड्यूल नहीं होती, ठीक है। तो मैंने इस जैसे यहाँ पे करेगा माई न्यू मॉड्यूल डॉट पाई, ये लिखा, ओके। मैंने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल पी करता, मेरे पास माई न्यू मॉड्यूल कोई भी नाम रख सकते हैं, वैसी फाइल जैसे आपकी नॉर्मल फाइल होती है पाइथन की। फाइल का नाम क्या है, माई न्यू मॉड्यूल डॉट पाई, आप इधर कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या करा है, उसके अंदर मैंने वही फंक्शन जो मैंने बनाया था, जो आप लोगों को बताया था, वो फंक्शन पेस्ट कर दिया है उस फाइल से उठाकर जो वाली फाइल 12 में मौजूद था, सही। और यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर एरर, ये सब चीजें आप देख लीजिए। अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक नई फाइल के अंदर उस मेथड को उठाकर रख दिया, ठीक हो गया। अब मुझे इसको कॉल करना है,
कॉल करने के तरीके से सब आपको पता है कि इंपोर्ट कैसे किया जाए, बिल्कुल वैसे इंपोर्ट करेंगे जिस तरीके से आप पाइथन के अंदर ओपीसी को या आपके ओपन सी को हैंडल को इंपोर्ट किया जाए। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक हो गया। इंपोर्ट के बाद फाइल का नाम क्या है, मॉड्यूल का नाम, तो फाइल का इसका नाम क्या है, माय मॉड्यूल, ठीक है, माय न्यू मॉड्यूल, ठीक है, और बस। ओके, तो हम यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो किस तरीके से कॉल करेंगे, माय मॉड्यूल के अंदर डॉट इस प्राइम नंबर, माय मॉड्यूल के अंदर डॉट इस प्राइम नंबर, माय मॉड्यूल के अंदर डॉट इस प्राइम नंबर। हम इसको रन करूंगा, इस वाली फाइल को 12 को देखें, कोई भी एरर नहीं आया और सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक हो गया। एक और भी चीज हमने देखी थी रैंडम के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एस एमडी करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब देखिए मैंने यहाँ पर इतना बड़ा नाम था, वो इसको मैंने रिप्लेस करा 2 कैरेक्टर के छोटे से वर्ड से, हमने सीखा था रैंडम में, तो हम यहाँ पर एमडी भी कर सकते हैं। इस जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एमडी, एमडी, और यहाँ पे मैं एमडी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे को कोई भी एरर नहीं आया, ये भी समझ में आ गया, तो आप लोग ये कर चुके, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ एमडी डॉट भी इस्तेमाल ना करूँ, देखिए आप कर दोगे, क्या करूँगा बोले, मैं चाहता हूँ फंक्शन मिल जाएगा, क्या करूँगा, आप लोग कर चुके हैं, इसी एक में मैंने सिखाया था फ्रॉम, गुड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, ठीक, अभी मैंने इसको हाइट जो ताकि पूरा बोर्ड में हाइट हो जाए, ताकि आपको इसको बाद में उतारना, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम माय न्यू मॉड्यूल, ठीक है, इसमें से इंपोर्ट करो किसको, मेरे मेथड को, इसका नाम क्या है, इज प्राइम नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, एमडी के बगैर भी, उनको एस रन, तो हम रन हो गया, तो आपने फ्रॉम की जगह का इस्तेमाल कर लिया है। ये 10 लाइनें हैं, देखना इसको, समझ में आ गया।
चलिए आप सब ने नोट डाउन कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आ रही, इजी है। ओके, अब यहाँ पर आप फंक्शन के साथ मॉड्यूल के अंदर जो है मेथड मेथड के साथ आप वेरिएबल्स वगैरह होगी, और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ आई बराबर है 1 2 3 4, सही। तो आप इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं, आप इसको काउंट कर दिया, तो मैं आपको कहता हूँ कि प्रिंट करो md डॉट आई, तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप रन करेंगे, आपके पास ये 1 2 3 4 ये जो वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास, उस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जो आपके मॉड्यूल में मौजूद है। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया है, इसी तरीके से हम लैम्डा भी बना सकते हैं। लैम्डा का कॉन्सेप्ट पाइथन में मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, उसके बाद जो मुझे नजर आया वो ग्राफ में भी रिएक्टिव मॉड्यूल है। लैम्डा किसे कहते हैं? फंक्शन की तरह भी होते हैं लैम्डा भी, मगर अगर आपका फंक्शन एक लाइन की एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, यानी कि अगर कोई एक लाइन का आपने काम करवाना है अपने मेथड के अंदर, तो उस चीज को आप लैम्डा के जरिए काम करवाएंगे। ठीक है, जो रिएक्ट में एरो फंक्शन के नाम से जाना जाता है और फ्लटर में लैम्डा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी एक लाइन की एग्जीक्यूशन अगर करवानी हो फंक्शन के अंदर, तो आप फंक्शन में भी काम करवा सकते हैं और लैम्डा में भी काम करवा सकते हैं। लैम्डा इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पर जो भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिख देता हूँ नाम ओके, इज इक्वल टू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, यानी कि वेरिएबल फंक्शन कहता है इसको, या वेरिएबल फंक्शन की बात जब हम कहा जाता है। इसके बाद आप कीवर्ड यूज करेंगे लैम्डा का। ओके, लैम्डा के बाद आप यहाँ पर कितनी आर्गुमेंट देना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको फंक्शन के अंदर दिया था। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a कॉमा b दो वैल्यू देना चाहते हैं, सही है। कॉलन कॉलन करके आप यहाँ पर देखिए वो वैल्यू जो आप रिटर्न करवाना चाहते हैं या जो भी कुछ प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि रिटर्न करो a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू, चाहे ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में आएगा स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो जब लैम्डा का कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, a माय फन जहां भी कॉल होगा उसके अंदर आपने पास किया जो भी वैल्यू 2, 3, तो वो जाएगी a के अंदर 2 और b के अंदर जाएगी 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वैल्यू जो कॉलन के बाद जो वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगी जहां पर कॉल किया जा रहा होगा। ये हमारे पास कहां पर बनाया है, एक लाइन का हमने फंक्शन जिसको लैम्डा बोलते हैं, कहां बनाया है, माय मॉड्यूल के अंदर बनाया है। और माय मॉड्यूल मैंने इधर कॉल किया हुआ इंपोर्ट करवाया है, फाइल 12 में करवाया है। मैं इस जगह पे इसको कैसे कॉल करूंगा, मैं कहता हूं md और क्या नाम था लैम्डा का, माय फन। माय फन के अंदर मैं पास करूंगा 2, 3, 2 कहां पर जाएगा, a के अंदर, और 3 कहां पे जाएगा, b के अंदर, सही है। और मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर भी करा सकता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकता हूँ। प्रिंट करो i की वैल्यू, तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आएगा आखिर में 6। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखना
नाम याद रखिएगा, वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखिए, वरना से व्यक्ति ज़्यादा खास है। आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पर पढ़ा फंक्शन 4 तरह के होते हैं, सही है। फंक्शन के बाद हमने मॉड्यूल को पढ़ा, मॉड्यूल को हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, स्मॉल कीवर्ड के जरिए भी, फ्रॉम, इनवोक के जरिए भी, दोनों का फर्क आपको देख दिया है। इसके अलावा फिर हमने आखिर में देखा लैम्डा को, और मॉड्यूल के अंदर आप वैल्यू जो वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं, वैल्यू गेट और सेट दोनों कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके ध्यान में नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा टॉपिक होगा अब एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ओके। यहाँ पर एक और नई फाइल नाम के नाम से नहीं, फाइल खाने के नाम से बनाया। आप लोग अगर यूजर से कोई इनपुट करें और यूजर जो है आपका मतलब का इनपुट ना करे, आपको मतलब इंटीजर चाहिए वो इनपुट करके स्ट्रिंग, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। उस टर्मिनेट से बचाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आई इनपुट, आप लोगों को पहला प्रोग्राम एंटर नंबर, ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट करना किससे चाह रहे हैं, इंट में, आप लोगों ने किया था ना। अब इसको रन प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप इसको आई की वैल्यू, इसको आप यूजर के पास देंगे अपने इस प्रोग्राम को। तो आप यूजर के पास अपने इस प्रोग्राम को देंगे तो होगा ये कि यूजर को अदा दे, अगर वो चाहे तो नंबर दे तो ठीक, लेकिन अगर उसने दे दिया कोई स्ट्रिंग तो आपका प्रोग्राम ये देखिए एरर के साथ टर्मिनेट हो गया। अब अगर ये लूप चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, उस तरह का कोई इस तरह की एक्सेप्शन आ गए और आप ये चाहते हैं कि फाइल का प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, खुद में हैंडल करो और वेट करो जब तक सही इनपुट नहीं आएगा, तो फिर आप उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करेंगे, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो एरर आ रहा है उसका नाम क्या है, एरर का नाम है वैल्यू एरर, ध्यान में रखेंगे ना, ठीक है। वी कैपिटल है, ई कैपिटल, वैल्यू एरर नाम है हमारे इस एरर का। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस जगह पर ट्राई एक्सेप्ट प्रिंट करो एरर, ओके। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, एक्सेप्शन हैंडल कर देगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया एरर और प्रोग्राम खत्म होगा। अगर मैं इसको किसी फाइल के रूप में डाला हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरा ये प्रोग्राम इसके अंदर ही रहेगा और टर्मिनेट नहीं होगा मेरा प्रोग्राम। इसको रन करता हूँ अगर, देखिए यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेट नहीं हो रहा,
पड़ेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्रेक भी करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं, मैं सीधे समझाना चाह रहा हूँ कि टर्मिनेट नहीं होगा, ब्रेक के लिए तो आप मुख्तलिफ तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ट्राई कैच में नहीं लिखता तो क्या होगा, भाई, फिर ये होगा कि मैं इसको रन करता और यूजर को इनपुट कर देता तो मेरा जो एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है वो चलते चलते क्रैश हो जाता, बंद हो जाता है ना। और ये चीज जो है कि चीज क्या होगी कि मेरे प्रोग्राम के लिए सही नहीं होगी, कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही, कुछ भी चल रहा है, आगे प्रोसेसिंग हो रही है, वो हमारी टर्मिनेट हो सकती है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज, ट्राई कैच। यहाँ पर यूजर इनपुट कर रहा है और वो चीज हमें किसमें लिखती है, ट्राई, और ट्राई की बॉडी में जिस भी जगह पर, जिस लाइन पर डेवलपर को डर लग रहा हो कि मेरी इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आ सकती है, चाहे वो आईओ रिलेटेड हो, चाहे वो डेटाबेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, जहां भी डेवलपर को इस बात का खदशा हो कि एक्सेप्शन आ सकती है, उस पैराग्राफ को, उस लाइन को जरूरी है कि उसको हम ट्राई एक्सेप्ट में लिखें, वरना वही हाल हुआ जो अभी मेरी इस एप्लीकेशन का हाल हुआ है, चलते चलते टर्मिनेट। चलिए, अगर आप अपने प्रोग्राम को बचाना चाहते हैं टर्मिनेट होने से, तो उसके लिए आपने ये तरीका अपनाना होगा। सही होगी बात, इसको लिख के फिर आगे और चीजों में देखिए, आप सब लोगों ने आगे बढ़े, अब यहाँ पर हमारे पास जो एरर आ रहा था उसका नाम क्या था, वैल्यू, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब एक्सेप्शन आए वैल्यू एरर की, तो एरर बनाने लिखा हो, ठीक है। अगर कोई और एक्सेप्शन आए और उसका नाम हमें मालूम है, वो एक्सेप्शन आए तो एरर 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक प्रोसेस को आप घुमाने इस तरफ, दूसरे प्रोसेस को घुमा सकते हैं इस तरफ। अगर आपको मालूम हो कि एक्सेप्शन कौन सी आई है, तो मुझे क्या काम करवाना है, यानी कि बात ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पैराग्राफ में एक से ज्यादा एक्सेप्शन भी आ सकती हैं, जैसे कि आपने समझ में आया। इसको भी रन करूंगा, मैंने स्पेसिफिक एक्सेप्शन का नाम दिया है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें एरर 1 लिखा हुआ आ गया है, यानी कि एक्सेप्शन आ गई है और इसने परफेक्टली कैच भी कर दिया, सही। मगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आई की जो भी वैल्यू हो वो डिवाइड हो जाए इससे आई से, ऐसे होगा, जो भी आप यूजर इनपुट करें इसको डिवाइड कर दो आई से। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आएगी, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 0 डिवाइड बाय 0, एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो वो एक्सेप्शन दिखता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखिए क्या हुआ, कौन सा एरर आया, 0 डिवीजन एक्सेप्शन आ गई,
ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर में प्रिंट करूँ इसको एरर 2 को, तो अगर यूजर ने गलत इनपुट किया तो एरर 1 आएगा। ठीक है, जो उसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं इनवैलिड, ठीक है, और दूसरे में आपने एरर 2 कर दिया। तो जब यहाँ पर अगर एक यूजर इस तरीके से, तो क्या आएगा एरर इनवैलिड इनपुट, और जब आप इसको करके यहाँ पर 0 देंगे तो क्या आएगा एरर 2 आएगा। यानी कि आपने दो तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली एक्सेप्शन एक्सेप्ट लिखेंगे तो जितनी भी हजारों जितनी भी दर्जनों किस्म की एक्सेप्शन होगी वो हैंडल करने का सारी की सारी, और वो करेगा कन्वर्ट करने की। मेरी बात समझ आ गई आपको? इसलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ जगह पर कुछ भी लिखूं, ओनली एक्सेप्ट लिखूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी एक्सेप्शन इस हमारे ट्रायल्स में आएगी उसको वो हैंडल कर लेगा। जैसी पहली एक्सेप्शन आएगी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ आ गया? अगर मैं यहाँ पर एक मैंने लिखा इनपुट, उसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट करो ए को, फिर मैंने लिखा आई डिवाइड बाई आई, और फिर मैंने लिखा बी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसी कोई एक्सेप्शन आती है ना तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा नीचे वाले पैराग्राफ, वो चला जाएगा किस जगह पर एक्सेप्टिफाई। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ए बी सी लिखकर जब वो बोलेगा इंटर नंबर और मैं ए बी सी लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताएं जल्दी से। अगर मैं ए बी सी लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? मैं रन कर रहा हूँ इसको, मैंने इससे पूछा, मैं आपने लिख दिया लिख मैं इंटर, तो क्या आएगा एरर डॉट डॉट, ए प्रिंट होकर नहीं आएगा ना। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन में हमारे पास काफी एक्सेप्शन आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे लिखा उसने क्या करा एरर इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, जब मैं एंटर करूंगा तो पहली लाइन हमारी सक्सेसफुली चल गई क्योंकि वो नंबर है 0। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद क्या होगा ए प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आ गई एक्सेप्शन, तो क्या होगा बोले ए आएगा और एरर डॉट, ये आया और एरर डॉट। ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी 1 2 3 लिखा तो क्या होगा ए 1 बी और एक्सेप्ट काम नहीं करेगा, ए 1.0 बी एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं आया, एरर नहीं आया। बात समझ में आ गया सबको? राइट वाली बात है ना, अगर गलत स्पेशल आएंगे तो पार्टी वाले लोग होगा उनको बताया होगा स्लैश स्लैश जो है वो डेसिमल की बात को बताया। सर एक तो इधर ही
डैश हमें डेसिमल वैल्यू देता है, डैश हमें डेसिमल वैल्यू। आगे बढ़ जाए। ये हमारा टॉपिक था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पे एक और फाइल बनेंगे, फाइल 14। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रीमिंग हल्की फुल्की सी देख रहे हैं। हल्की फुल्की सी हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें समझना है विद को। ओके, विद का जो कीवर्ड है, जब आप कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं, उसका कोई इंस्टेंस बनाते हैं, तो वो इंस्टेंस जो है विद के अंदर ही रहता है, और फिर जैसे विद खत्म होगा ऑटोमेटिकली उसका इंस्टेंस भी खत्म हो जाता है। विद इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, बार बार उसको उसके पूरा प्रोसीजर को लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये फाइल आयोगा में ओपन करूंगा, मैं ओपन की कीवर्ड में मैंने यहाँ पर दिया कोई भी फाइल का नाम, जैसे मैंने लिखा माई पाइथन क्लास और txt, जो भी आप इसका नाम देते हैं, कॉमा दूसरी जगह पर आप दे सकते हैं w या a या फिर r। w मतलब कि फाइल ओपन होगी राइट मोड में। राइट मोड में ये है कि अगर फाइल मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद जो कुछ भी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्रिएट करे, क्रिएट करने के बाद क्या है कि जो उसमें लिखा हुआ सब कुछ रिमूव कर देगा। ओके, अब कहने में क्या होता है, फाइल अगर मौजूद नहीं होती तो क्रिएट करता है, और जो भी लिखा होता है उसके नीचे से लिखना शुरू करता है। रीड का क्या मतलब होता है, रीड का मतलब ये कि फाइल रीड करना। ओके, इसके अलावा इसमें और भी चीज होती है, बाइनरी वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। हम इसको सिर्फ देखते हैं राइट मोड में। राइट क्या है, हमने एक फाइल क्रिएट करनी है माई पाइथन क्लास डॉट टीएक्सटी के नाम से, जिसका रेफरेंस नाम पे चला जाएगा, एक हमारे पास ओबीजे नाम के वेरिएबल चला जाएगा। फाइल ओपन होगी किस मोड में, राइट मोड। ओके, तो जब राइट मोड में ओपन होगी तो हम इसको इसके अंदर कुछ भी राइट करवा सकते हैं स्ट्रिंग को। तो जब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूंगा तो ये फाइल की लोकेशन यहाँ पर देखें, इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे पास इस जगह पर कितने आइटम्स हैं, टोटल 23 आइटम्स हैं। ओके, यानी कि आप इस फोल्डर के अंदर 23 फाइलें मौजूद हैं, मगर इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने कोड को तो 24वीं फाइल आ जाएगी जो कि मेरी खुद की बनाई हुई। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं इस जगह पर लिखूंगा ओपीजे डॉट राइट टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो IHI। ओपीजे को क्लोज करना भी हमें जरूरी होता है। तो ये जब हम इसको लिखेंगे तो फाइल हमारी ओपन होगी किसमें, राइट मोड में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो जो कुछ भी लिखा होगा वो क्लियर करेगा, और उसके बाद इसमें क्या लिखेगा, हेलो IHI। मैं इस फाइल को रन करूंगा, फाइल 14 को एग्जीक्यूट हो गई, खत्म हो गई, और यहाँ पर आप इसको देखेंगे आकर तो अब हमारे पास 24 फाइलें हो गई हैं। ठीक है, 24 फाइलें हो गई, यानी कि हमारे इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल हमने सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट हो गई है जिसका नाम है माई पाइथन क्लास। इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या नजर आ रहा है,
हेलो IHI लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया, तो इसको बंद कर दूंगा। मैं इसको अगेन चलाऊंगा, हेलो IHI2 लिखकर कंट्रोल एस करके मैंने इसको रन किया। जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोबारा से फिर करूंगा तो पुराना वाली वैल्यू खत्म हो गई और नई वैल्यू आ गई माई IHI2। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं ए, कंट्रोल एस रन करूंगा, तो ए क्या है, अब एंड मोड को लिखा है, यानी कि जो भी लिखा हुआ है वो रिमूव नहीं करेगा, उसके अंदर मजीद टेक्स्ट को ऐड कर देगा। हेलो IHI2 पहला था और हेलो IHI2 हमारा दूसरा था। लाइन को ब्रेक करना है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश एन का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस क्लास में रिमूव करके स्लिप किया और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी कुछ लिखो उसके आखिर में बैकस्लैश एन लिखो, बैकस्लैश एन लाइन ब्रेक करता है। ओके, रन किया इसको, रन करने के बाद मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है और मैं इसको चेक करूंगा तो यहाँ पर माई IHI2 के साथ लाइन की जगह चेंज हो गई। अब जो भी कुछ लिखेगा उसने नीचे ही लिखना होगा। दोबारा रन करूंगा मैं इसको, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं अपेरेंट मोड में और राइट मोड में। सही हो गया, देखें इसको। आगे बढ़ो। हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं यूज करता हूँ ओपन के साथ, अब देखिए हमारे पास ये जो था विदाउट विथ था, देखिए समझ में आगे बढ़ना, देखिए देखिए आगे बढ़ना आपको पता, देखिए ओके। अब यहाँ पर मैं करूँगा ओपन विथ के साथ, मैंने इसको कॉपी किया सब कुछ, इस जगह पे मैं लिखूंगा विथ, इसको कोई नाम दे दूंगा एस एफ एस, कोई भी नाम। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ एस डॉट राइट ऑब्जेक्ट भी डाला और यहाँ पर अब मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे खत्म होगा यहाँ पर क्या होगा, जो भी कुछ होगा एफ एस के ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसमें कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही फिर हमारा खत्म होगा वैसे ही क्या चीज होगी कि हमारा जो भी क्लोज वगैरह करना होगा वो सारे के सारे इंस्टेंस मेमोरीज को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो ये हमारा इस तरीके से चल के खत्म हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा है विद और विदाउट विद में रिजल्ट में, लेकिन हमारा कोड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जब जो भी इंस्टेंस बना था वो जो है खत्म हो जाएगा विद के खत्म होने के साथ ही। सही हो गया।
ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, सही। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ, लिख लिया ना सब लोगों ने, लिख लिया है आगे, कंट्रोल V, ओके, रीड करो, इसको रीड करो, ठीक है। कैसे रीड करो, अब राइट का मेथड लिख लिया, सही है। हम कहते हैं fs डॉट रीड, fs डॉट रीड, जो भी रीड करो वो प्रिंट करो, उदाहरण दिए गए हैं, ओके। तो माई पाइथन क्लास जो है वो रीड होगी और यहाँ पर कंसोल में प्रिंट भी हो गया, राइट हो गया, अपेंड हो गया, रीड भी हो गया, सही है। विथ के साथ हमने इसको देख लिया है। अभी विथ के एग्जाम्पल और बता दूंगा। जब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ I 12.5, ठीक है, इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये सारा जो कोड था हमारा, वो भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग की फाइल की हमारे पास होता है टेक्स्ट फाइल होती है, तो हमने अपनी जो कोडिंग वाले फाइल थी उसको रीड कर लिया, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फाइल 112.5 ये आ गया एरर, कैसे रोकने से एरर को, मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन आई है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, ट्राई, ठीक है। तो जिस जगह हमें डर होगा हम इसको एक्सेप्ट में लिखेंगे, अगर एक्सेप्ट ओनली लिखूंगा, कोई एक्सेप्शन नाम नहीं दूंगा तो क्या होगा, सारी एंगल हो, सही है। कंट्रोल एस रन, एरर आता है, ओके। और अगर स्पेसिफिक नाम दूंगा तो सिर्फ स्पेसिफिक हैंडलिंग होगी, बाकी अगर एक्सेप्शन आएगी तो उसको वो रोकेगा नहीं, सही है। तो हम इसको रन करेंगे तो भी देखिए हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको एग्जिस्ट करती हुई फाइल का नाम दूंगा तो एग्जिस्ट करेगी, काम तो काम हमारा ये हो गया है। और देखिए नीचे एरर नहीं आया क्योंकि सक्सेसफुली हमारा ट्राई वाली बॉडी वर्क कर गई है, तो इस वजह से एक्सेप्ट ने काम नहीं किया है, सही है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, देखिए जल्दी से।
व्हाट्सएप किट आप लोगों ने इस्तेमाल किए? एक ही लगा इसको आसान है इसको इस्तेमाल करना, प्रिपेयर वगैरह में मैं बाजू में चेक कर देगा, इसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं शेड्यूल के साथ साथ। ठीक है, मैं तो वो देख लिया इसको। मैं अभी यहाँ तक कोई मसला नहीं, सब समझ आ गया। हमने बिल को लिख लिया, ट्राई एक्सेप्ट को लिख लिया, एक्सेप्शन जो हमने मुख्तलिफ कामों के आ रही उन सबों को हमने चेक कर लिया। सही है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ और वो है हमारे पास स्पीच को रिकग्नाइज करने का तरीका। सही है, और इस स्पीच को रिकग्नाइज करने के बाद हम इसमें अपनी मर्जी से कोई काम करवा सकते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ करके, अगर चल के ठीक ठीक होगा फिर क्योंकि अभी हमारे टॉपिक सब के सब जो है जो मैं बताया था वो कवर हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मगर फाइल गेम करने के बाद। आप लोगों ने टर्मिनल पे जाकर यूज करना है फिर इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, इसको आप लोग इंस्टॉल करके आपको ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, आप लोग भी करके देखिए और इंस्टॉल। ओके, वन 0 1 2 1 4 2। तो आप सब लोगों ने सॉल्यूशन कर ली होगी मेरे ख्याल से। थोड़ा और जल्दी पासवर्ड 1 0 1 2 1 4 2। आगे बढ़े, हो गया सॉल्यूशन? हो गया। ऐसे हो जाए मुझे फॉर्म बता देगा। किसी भी चीज को हैंडल करने के फाइल के पास एक से ज्यादा बहुत सारी लाइब्रेरी मौजूद है। अगर ये वर्किंग नहीं करी आपके पास है मेरे पास है तो और भी 10 तरीके हैं। सही है, ये मैंने ज्यादा इसलिए लिख दिया था कि अगर क्लास में मेरे पास लग जाए तो उसकी करवा दूँ आपको अच्छी चीजें थोड़ा देख लिया इसको। और बाकी में फिर आपको साइंटिस्ट आप लोगों ने कर लिया आई सॉल्यूशन हो गई। चलिए जब तक हो गई सॉल्यूशन हम आगे बढ़ जाते हैं कोडिंग को कर लेते हैं। अब इसमें जो कोडिंग है ये मैं आपको समझा देता हूँ इसको। स्पीच एक अंडरस्कोर रिकग्निशन जब आप इन्वोक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अंडरस्कोर के बगैर आप लोगों ने सॉल्यूशन के लिए जब इम्पोर्ट कराएंगे तो अंडरस्कोर के साथ कर देंगे। ओके, एस आर आप लोगों को बताया क्या होता है। ठीक हो गया। एस आर डॉट रिकग्नाइजर जो है इसके मेथड के जरिए इसके रिकग्नाइज का मैंने मेथड बनाया आर सी डी के नाम से, उसके अंदर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर हो। अब जो भी हम रिकग्नाइज करेंगे वो इसकी मेथड के थ्रू कर रहे होंगे। सही हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ट्रायल 5 मिनट ट्रायल में लिखा हुआ है तो ये मुसलसल चलेगा। अगर आपने एक दफा वर्क करवाना है तो आप वाइल के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस यानी कि आपका जो स्पीच करेंगे ये आपका विच से लेकर प्रिंट में खत्म हो रहा है। वाइल के अंदर लिखने का मकसद ये है कि एक से ज्यादा दफा
काम करवाना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि ये वेट है ना, इफ ई एक्स की बराबर हो एंड के तो ब्रेक हो जाए। एक मैंने ऐसे लिखा है, मुझे पता नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट वेट के साथ मैंने एस आर डॉट माइक्रोफोन का मेथड कॉल किया है, जिसको मैंने नाम दे दिया एज माइक, ताकि हम माइक को इस्तेमाल कर सकें, अपनी दो जगह पर इस्तेमाल हो उन जगह पर उसको इस्तेमाल कर सकें। मैंने विदाउट किस इसको करने की कोशिश की थी, मगर ये बोल रहा है कि मैं विदाउट किस यूज करने नहीं दूंगा, तो वेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग पर ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर जो है यहाँ पर ये मेथड जो है इसकी कॉल जब आप करेंगे तो आप इसमें जो है MIC जो आपने बिल वाला बनाया वो आपने देना है, और ड्यूरेशन के अंदर 0.2 मिलीसेकंड जो है वो आप इसको देना होगा, सही है। यहाँ पर इस जगह पर लिसनिंग के अंदर जो है जो भी माइक पर बोला जा रहा होगा वो कहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, ऑडियो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जब आप रिकग्नाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट हमारा बना है इसके ये सब कुछ रखता है, और मैंने बिल्कुल याद नहीं, मैं कोड कॉपी करके आया था तो मैंने आपके कोई कॉन्सेप्ट रख दी, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उसमें लगता नहीं होगा, सिक्योरिटी अच्छी में उसको टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जो है गूगल के अलावा और भी बहुत सी आईपी IBM WIP Bing इस तरह के भी रिकग्नाइजर मौजूद है, मगर गूगल जो है वही मैंने टेस्ट किया और वही सही है, दे देता है, ठीक है। बाकी हो गया, मैंने चेक किया, आपको चेक कर सकते हैं फिर कौन कौन ये ऑनलाइन होगा, ये आगे जो एपीआई है जो आपका पैकेज है ये आपका चलेगा ऑनलाइन होगा, आपका लैपटॉप को ही चलेगा। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुए तो ये काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन जो है गूगल के बटन पर आपने अपना खुद का AI बेस्ड प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा, अगर आप वॉइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट से, ठीक है, जो कि एक मुश्किल काम है। लेकिन हम यूज कर रहे हैं कि ऑनलाइन इनमें से कोई एक फीचर है, तो हम किसको यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं गूगल। आगे बढ़ते हैं, गूगल के अंदर हमने वो ऑडियो जो हमारे माइक ने कैप्चर की वो पास करनी, वो रिकग्नाइज करा गूगल ने। गूगल को आपने देखा ही होगा, इस्तेमाल किया होगा आपको वो हमारा टेक्स्ट आगे का मैं प्रिंट करा दें टेक्स्ट को, अब इसको रख देंगे, देखो बोलिए सबसे पहले बोलिए घर में बोलिए हेलो। जब हम इसमें बोल रहे होते हैं माइक हमारा रिसीव कर रहा होता है, जब हम स्टॉप करेंगे तो ही वो जाकर उसके अंदर डायरेक्टली स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये लीगल मैं इसको घर में टेस्ट करते हुए आया था कि बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। जब आने टाइम पर बिल्कुल इसने काम करना छोड़ दिया, उसके बड़े की छोड़ बहुत हो रहा था। मगर क्या है कि जब तक आप बोलते रहेंगे उसके अंदर वो माइक को रिसीव करने, जैसे आप स्टॉप करेंगे तो वो आपको रिकग्नाइज करने के लिए चला जाएगा, और नेट की स्पीड भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। मैं अगेन इसको बंद करके ट्राई करूँगा और चेक करूँगा कि आता ही नहीं आता, थोड़ी देर के लिए खामोश भी रहना पड़ेगा रिकग्नाइज करने के लिए। हेलो टाइम लाइक वो बिल्कुल ओके, आप लोग घर पे इसको ट्राई करिए, ये वर्किंग करेगा, ठीक है। अभी जो है ये
मैं उस हिसाब से फैसला कर रहा हूँ। वरना एक और भी चीज़ है, आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाकर खुद से भी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से हमें इसकी डिजिटाइजेशन की टाइपिंग हमें अच्छी मिल सकती है, सही है। तो आप घर पे इसको टेस्ट करिएगा। ये कोड अगर लिखना है तो जल्दी से लिखें, ताकि फिर मैं आगे की सॉल्यूशन आपको बताऊँ। ये बिल्कुल ओके है, टेस्टेड है, इसका काम नहीं करता। आपके आपके में सॉल्यूशन तो हो गया ना, ये बोलो एरर आ रहा है कोई आप यहाँ आप लोगों के पास सॉल्यूशन होगी पैकेज की, वो चल रहा है। डिजिटल फाइल ऑडियो से ऐसा है, फाइल ऑडियो की करनी मतलब फाइल ऑडियो से फाइल ऑडियो इंस्टॉल हो गया आपका डेटा और ऐसा है तो चेक कर ली अगर ये दूसरा है
बोलने का पूरा अलग पड़ेगा। आपने घर में नहीं लिया ठीक है, घर में देखने के बाद आप हेलो है, इसको आप घर में देखिएगा आप घर पे देखिएगा और मुझे बता भी दीजिएगा कि हमारे पास ये सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं चल रहा है तो इसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व करें और ये मुझे करके दिखाएं कि भाई ये चल रहा है। अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, आप यहाँ पर फाइल गेम इंस्टॉल करके देखें कि आप लोगों के पास फाइल गेम इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे फाइल गेम को, टर्मिनल में जाकर आप लोगों ने लिखना है फिर इंस्टॉल फाइल गेम, ठीक है। मेरे पास इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है क्योंकि ये शुरू की क्लासेस का कोर्स था तो इसको चेक कर लो, तो ये ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास हो रहा है, इसको जल्दी से देखिए बताएं। आप लोगों के पास फाइल गेम इंस्टॉल हो गया है, हो गया है? आपको चल रहा है, हेलो लिखा बात करती है। हो सकता है मेरे इसका माइक थोड़ा अच्छा आ रहा है, आप लोग भी घर पे ट्राई करते हैं, मेरे पास उसमें माइक आ रहा है। फाइल गेम इंस्टॉल हो गया,
एज अ सॉल्व इन ठीक है। इसमें एक नई फाइल बनाया जिसमें लिखिए import file as pg और उसको सिर्फ रन करके देखेंगे सक्सेसफुली चल गई फाइल। सिर्फ पहली लाइन लिखिएगा। चला import मूवी ठीक है। import हो गई, import हो गई, import नहीं हो इंस्टॉल नहीं हो बहुत सारे लोग भी कनेक्टेड है सबको जैसे फाइल में कि आपको नहीं import हो गई प्लस नेटवर्क ना तो क्या हो जाएगा मेरे साथ से कोड अब हो जाएगा बाकी लोग चल जाएगा आपको बाकी चल जाएगा ठीक है। हम एक दफा से शुरू करते हैं हमने आज क्या पढ़ा है में यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। ओवरलोडिंग पाइथन में मौजूद है नहीं है क्यों नहीं है? ऑप्शन वेरिएबल्स है इस वजह से ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मॉड्यूल वैल्यूज दैट का पढ़ा था। दैट का क्या होता है? एक स्टेटमेंट या फंक्शन हमें करवाना था पैरेलल में। फिर हमने पढ़ा था ट्राई एक्सेप्ट वो भी समझ में आ गया। किसी भी जगह पर हमें एक्सेप्शन की जरूरत उस जगह पर कोशिश की थी। फिर हमने कहा बिल्स को बिल में हमने फाइल आईओ को के जरिए हमने इसको समझने की कोशिश की ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो स्पीच रिकग्निशन है उसके ऊपर भी हमने बिल्स को करके देख लिया ठीक है। और लास्ट में हमने फाइल ये इंस्टॉल कर दिया। आज की क्लास हम सबको समझ में आ गई, कोई सवाल नहीं है ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी सी होगी मुश्किल जो पाएगी अपने एक ही दिन करवाऊंगा और वो जो है उस एक ही दिन में थोड़ा सा ट्रेनिंग होगी आपकी जो चीज़ें आपको मैंने सीखी है फंक्शन लूप कंडीशन उसकी समझने एक तरह से ट्रेनिंग होगी हाथ ट्रेनिंग होगी और वो आप लोगों ने इसको ठीक है। अभी लेके देखना है।